है आपका टीएमसी नॉलेज में। और ये देखिए सामान्य अध्ययन का सेट है बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए। सामान्य अध्ययन तो ये सभी वर्ग के लिए है, क्लास 6 to 8 से लेकर के 11 to 12 सभी के लिए सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस ये कॉमन है। तो ये हमारा पहला ये वीडियो होगा ये टीआरई थर्ड के लिए। और मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट हमने कई जो है कि अपलोड किए हुए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके और बीपीएससी टीआरई 2 का जितना भी जो सामान्य अध्ययन का जो सेट है या जो भी है हर विषय वाइज वहाँ पे है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे सभी जो प्रश्न है ये काफ़ी उपयोगी है। मायने ये नहीं रखता है कि बीपीएससी टीआरई 1 का है या टीआरई 2 का है। आपको तैयारी करनी है तो वहाँ पे बहुत सारे प्रश्नों का एक संग्रह मिलेगा, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसमें कि सामान्य अध्ययन या ये जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबका वहाँ पे प्रैक्टिस सेट है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ये जितना जो टीआरई थर्ड का जो भी वीडियो है वो एक ही प्लेलिस्ट में है। और इसका पीडीएफ आपको बता दें कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा जिसमें टेलीग्राम का लिंक है, और वहाँ पे इसका पीडीएफ भी मिलेगा। और इसमें सिर्फ हम सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को करेंगे। इसमें जो मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं, क्योंकि यहाँ पे हल करना थोड़ा सा संभव नहीं होता है, इसलिए उसका सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे रहेगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं इसका। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। इसका पहला ये प्रश्न है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं। आपको पता है कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं, और जिसमें आपको ये कौन कौन से राज्य हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मणिपुर जो है कि एक ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है तो इसके अनुसार एक से अधिक पहाड़ियाँ जो हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि डफला पहाड़ी है, मेरी पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी है और अबोर पहाड़ी तथा पटकाई बूम पहाड़ी, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। जो कि आपको ऑप्शन में दिख जाएगा डफला, मेरी, मिसमी, इसके ये तीन जो है कि तीनों ही जो पहाड़ियाँ हैं ये सब अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है, तो इसका कोसी जो है कि सही जवाब होगा, यानी कि कोसी नदी जो है वो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदियों में से एक है। कोसी नदी बिहार के कटिहार जिला और कुर्सेला एवं काठागोला के पास गंगा में मिलती हैं, और आप जानते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है। ये अगला प्रश्न है, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है। तो मयूराक्षी परियोजना ये झारखंड राज्य में स्थित है, और ये ऑप्शन आपके बी में दिया हुआ है। और यह परियोजना जो है कि झारखंड के दुमका जिला में मसानजोर नामक स्थान पर मयूराक्षी नदी पर है। मयूराक्षी नदी को मयूराक्षी जो बांध बनाए गए थे वो कनाडा, उसे कनाडा बांध भी कहते हैं, और यह बांध जो है कि कनाडा के सहयोग से बना हुआ था। इस तरीके से नेक्स्ट है कि कामेत चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन है। कामेत चोटी जो है ये कामेत चोटी हिमालय के हिमाद्री श्रेणी यानी कि बृहद हिमालय की चोटी है, और कामेत चोटी उत्तराखंड में स्थित है। तो इस तरीके से कामेत चोटी की लंबाई जो है ये ऊंचाई उसका जो है वो 7,756 मीटर है। तो इस तरीके से ये इसका सही जवाब है कि हिमालय के हिमाद्री श्रेणी में ये स्थित है, और इसके संबंध में ये कथन सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन शहर पूरी तरह से गंगा नदी के किनारे के शहरों का समूह है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शहर है जो इसमें से ऑप्शन के अनुसार कि जो एक शहरों का जो समूह दिया हुआ है वो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब तक आप इसका सही आंसर का पता लगा भी लिए होंगे, और सही जवाब आपको देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, वाराणसी, पटना, बिजनौर और ये बलिया, ये जो है कि गंगा नदी के किनारे बसने वाले शहर हैं। इसमें जो आप देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन है वो भी आपको लग रहा होगा, लेकिन फिर देखिए यहाँ पे आगरा जो है, आगरा यमुना नदी के किनारे भी स्थित है। मथुरा भी, जिसे अगर किसी में है, देखिए मथुरा इसमें है, तो मथुरा भी यमुना नदी के किनारे हैं। तो ये वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, फतेहपुर, सहारा, बिजनौर, फारुखाबाद, बलिया, ये सभी जो है कि गंगा के तट पर स्थित हैं। और गंगा के तट पर स्थित बिहार के प्रमुख शहरों में है बक्सर है, पटना है, भागलपुर और मुंगेर। इस तरीके से ऑप्शन बी सही जवाब था इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोकाक जलप्रपात से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। गोकाक
आप देख सकते हैं कि ये गोकाक जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। दूसरा है कि ये घाट प्रभा नदी पर भी है, दूसरा ये भी ऑप्शन सही है। और तीसरा ऑप्शन है कि तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उपयुक्त में से एक सही इसके लिए सही जवाब होगा। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें एक और ये कर्नाटक राज्य के विषय में और भी कुछ जलप्रपात है। आप देख सकते हैं कि गरसोपा जोग प्रपात, जिसके महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, और शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो गरसोपा या जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात जो है वो शरावती नदी से संबंधित है। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी है? स्वतंत्र भारत में यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही होगा। और दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड पश्चिम बंगाल राज्य में है, और यह परियोजना जो है वो यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। देखिए बिहार के किस भाग में टर्शियरी चट्टानों की उपस्थिति है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बिहार से संबंधित है। और टर्शियरी चट्टानों की उपस्थिति कहाँ है? तो बिहार के यानी कि उत्तर पश्चिम भाग में, जहाँ पे शिवालिक क्षेत्र होता है तो वहाँ पे टर्शियरी चट्टानों की उपस्थिति है। और बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में विंध्य चट्टानों की उपस्थिति है। तो ये बिहार से संबंधित काफ़ी अच्छे प्रश्न है। सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है, उत्तर पश्चिम में है, शिवालिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाला कोलंबस किस देश का था? कोलंबस के विषय में बताना है। कोलंबस, सेंट कोलंबस जानते हैं, जिसने अमेरिका की खोज की थी। तो ये यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चला था। और ये कोलंबस किस देश का था? आपको बता दें कि स्पेन का ये निवासी था। और 1492 ईस्वी में स्पेन के पालोस बंदरगाह से कोलंबस यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला था। और कोलंबस भारत नहीं पहुंच सका था और गलती से अमेरिका पहुंच गया था। और कोलंबस यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोलने में असफल भी रहा था, ये भी कहा जाता है। और 1498 ईस्वी में आपको पता है कि जो पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा ने सफलतापूर्वक यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्गों का खोज किया था, और भारत की खोज भी उसने ही किया था। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था? ये 41वां प्रश्न है। 1658 इसके लिए सही जवाब होगा कि 1658 में डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था। भारत में 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई थी, और डच संसद ने अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध करने, संधि करने और इलाकों को जीतने तथा किला बनाने का अधिकार भी प्रदान कर दिया था। और डचों की अधिक दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइसलैंड जैसे द्वीपों में भी खूब मसाले जहां होते थे वहां पर भी इनका अधिकार हुआ। और डचों ने जल्द ही मलय, जलद, मरुमध्य और इंडोनेशियाई द्वीपों में पुर्तगालियों को खदेड़ दिया था। इस तरीके से नेक्स्ट इसका प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन, ये बताना है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांटने का आदेश कब जारी किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। लेकिन देखिए यहाँ पे चूँकि तारीख के साथ यहाँ ऑप्शन है तो ये निश्चित तौर पे आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इसका सही जवाब है कि 19 जुलाई और 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था, और यहाँ से बंगाल बांटने की घोषणा हुई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और आपको ये भी बता दें कि बंगाल का जो विभाजन है अंततः वो फिर से रद्द भी हो गया था, क्योंकि भारत में उसके लिए आंदोलन होने लगे, विरोध होने लगा। और इस तरीके से 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू किया गया था बंगाल विभाजन। बंग भंग विरोधी आंदोलन, इस दिवस को शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था वहाँ पे। और फिर बाद में लॉर्ड हार्डिंग जो है जब आया था तो उसने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में कुल 60 सदस्य थे, जिसमें जानने वाली बात यह भी है कि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। और जब साइमन कमीशन 1928 में जब भारत आया था तो 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन पहुंचा था मुंबई में, तो भारतीयों ने इसका विरोध किया था और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए थे। जॉन साइमन ये जो है कि ये इसके अध्यक्ष भी थे, जॉन साइमन, उन्हीं के नाम पर इसका नाम साइमन कमीशन भी पड़ा था। तो ये इसके अध्यक्ष थे। 1927 में इसका गठन हुआ था। देखिए इसके बाद से अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया था? और इसका सही जवाब है कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया था। और इसी के संदर्भ में उन्होंने पाकिस्तान की जो मांग थी, यानी कि 1940 में जो पाकिस्तान की जो मांग शुरू हुई थी तो उसके मांग का समर्थन भी किया था। और आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया गया था? और इसका सही जवाब है कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा
भारत का जो गवर्नर जनरल पद है उसको अधिनियमित किया गया था। और चार्टर एक्ट, आपको बता दें कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इसके तहत पहला जो गवर्नर थे, भारत के प्रथम जो गवर्नर थे, यानी कि वो विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका अगला प्रश्न है कि किस भारतीय को नवजागरण, किस भारतीय को, यानी कौन ऐसा भारतीय था जिसको नवजागरण का अग्रदूत भी कहा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन जो है काफ़ी कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा कि आपको बता दें कि इसमें एक नाम है जिसे आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी कहते हैं, और नवजागरण का अग्रदूत भी कहा गया है। और उस भारतीय का नाम था यानी कि राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस तरीके से ऑप्शन ई सही जवाब होगा इसके लिए। राजा राम मोहन राय ने आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय ने काफ़ी समाज सुधारक के भी काम किए थे। समाज सुधार के भी बहुत सारे काम उनके महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सती प्रथा का अंत जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से उन्होंने सती प्रथा का अंत कराया था। तो इस तरीके से इनके काम जो है कि काफ़ी सराहनीय रहे, और इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन आपको देखने से पता चल जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस का ये अध्यक्ष बने थे। वो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में। इस तरीके से उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से अपेक्षा की गई है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। और इसका सही जवाब है कि अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का महान्यवादी का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है। भारत के जो महान्यवादी होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत होता है। यानी कि अनुच्छेद 76 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत का जो महान्यवादी होगा, महान्यवादी का जो पद है वो उससे संबंधित बातों का वहाँ पे उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न यहाँ से हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि 5, 6, 7 वर्ष ऐसा कुछ उसका फिक्स नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अनवरत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। आपको बता दें कि 1977 में, यानी कि 1977 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, यानी कि भारतीय उस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो जनता पार्टी की सरकार ने 1 अप्रैल 1978 से और 31 मार्च 1983 के लिए, यानी कि कुल 5 वर्षों के लिए एक योजना चलाई थी, जिसे अनवरत योजना यानी कि उसको रोलिंग प्लान भी कहा गया था। इस तरीके से सही जवाब इसका 78 होगा। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न जो है कि सभी देखिए, अब ये रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो इसका सॉल्यूशन जो है रीजनिंग के और मैथ के जो भी प्रश्न इसमें आपको दिख रहे हैं, इसका सभी का सॉल्यूशन जो है उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी TMC नॉलेज के नाम से ही है, और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। यानी कि हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से PDF भी दे सकते हैं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को बतलाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यौवनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है क्योंकि जो स्वर यंत्र होते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट्स होते हैं, उसके विकास के कारण ऐसा होता है कि यौवनारंभ के दौरान आवाज़ें बदल जाती हैं। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि किसी सीधे धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण बताना है कि कितना होगा, ताकि चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा। तो ऐसा होता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र यानी कि विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच में जब 90 डिग्री का कोण होता है, उस समय चालक को अधिकतम बल का अनुभव होता है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी कार्बनिक यौगिक में जो प्रक्रियात्मक समूह यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या निर्धारित करता है। तो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यानी कि जो इसको कार्यात्मक समूह भी कहा जाता है, तो वो रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेवार होते हैं। रासायनिक गुण जैसे कि आपने देखा होगा OH ये अल्कोहल ग्रुप का है, इसी तरह से जैसे CO ये कीटोन का होता है। ये सभी जो है फंक्शनल ग्रुप हैं और ये रासायनिक गुणों के लिए हैं। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है ये बताना है। बेकिंग पाउडर जिसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, यानी कि बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है ये।
नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि अपघटन अभिक्रिया कब होती हैं। अपघटन की अभिक्रियाएँ जो होती हैं वो यानी कि जब कोई पदार्थ जो होता है, जब एक अभिकारक जो होता है वो अपघटित होता है और वो सरल यानी कि यौगिकों में बदल जाता है या उत्पाद में बदल जाता है, तो उसे अपघटन की अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि देखिएगा, जैसे कि किस प्रकार के जो वातावरण है उसमें निर्जीव घटकों को शामिल किया जाता है। आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। जैसे निर्जीव जो भी घटक हैं, हवा है, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, ये सब, जलवाष्प है, रेत है, जल है, ये सब। तो किस प्रकार के घटक में वातावरण में इसको शामिल किया गया है। तो जो भी निर्जीव घटक होते हैं, अजैव घटक होते हैं, यानी कि अजैविक वातावरण में इनको शामिल किया जाता है। जबकि जो जैविक वातावरण होते हैं वहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पतियों को शामिल किया जाता है, यानी कि जो जैविक घटक होते हैं उनको। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है। संयोजन, आप जानते हैं कि संयोजन का मतलब होता है कि जब दो पदार्थ मिल करके और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको संयोजन कहते हैं। जबकि वियोजन में अलग अलग हो जाते हैं एक पदार्थ, उसको कहते हैं। तो आप बताइए कि इसमें संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है। हमने बताया कि जब दो पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करें। आप ऑप्शन को सही से देखिए, इसमें देखिए ऑप्शन सी है, यानी कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो अणु है, देखिए मिल करके यहाँ पे ये बना रहे हैं, यानी कि जो 2NH3 जो होता है, यानी कि अमोनिया का सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। तो N2 और H2 जो हैं ये हैबर विधि के द्वारा उच्च ताप और उच्च दाब पर अमोनिया का निर्माण करते हैं। और अमोनिया के निर्माण की विधि यानी कि जो हैबर विधि है, उसको अमोनिया का निर्माण जो होता है वो हैबर विधि के द्वारा होता है। और ये अमोनिया का रासायनिक सूत्र है, यानी कि NH3 जो होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखिए, आप करंट अफेयर के कुछ प्रश्न हैं कि 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 जो है कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी चर्चा में भी रहा था, देख लीजिएगा। LMV-3M4 रॉकेट जो है उसके लिए उससे ये है कि चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है। और आप ये बता दे सकते हैं, काफ़ी आसान सा प्रश्न है। कई बार आपको ये GK GS में मिला होगा, यानी कि मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाघों की संख्या अभी भी ज़्यादा है। और नेक्स्ट है कि ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो सही जवाब इसका है कि इसका जो ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट 2023 का जो विश्व कप था उसकी मेज़बानी भारत ने किया है। और 2023 में विश्व कप ICC क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण हुआ, जिसमें अक्टूबर-नवंबर 2023 के दौरान भारत में आयोजित किया गया था। और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को छठी बार हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था और छठी बार जो है कि वो क्रिकेट का विश्व चैम्पियन बना और उस ट्रॉफी को जीत लिया था। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में परमाणु पावर मिसाइल जो ब्यूरवेस्टनिक जो है का किस देश ने सफल परीक्षण किया है। और सही जवाब इसका है कि जो ब्यूरवेस्टनिक जो है मिसाइल जो है उसका रूस ने किया है, सफल संरक्षण किया है, सफल जो है उसका परीक्षण किया है। इस तरीके से ये सामान्य अध्ययन का ये पहला सेट होगा आज के लिए। हालांकि दूसरा प्रैक्टिस सेट है, लेकिन इस वीडियो का ये पहला वीडियो है उसका। और आपको बता दें कि TRE1 और TRE2 के जो भी प्रैक्टिस सेट हैं उसके पहले हमारे प्लेलिस्ट में सभी हैं। और जितने भी जो आप प्रश्न इसमें देख रहे हैं ना, वो सभी प्रश्न इसी टाइप के सभी प्रश्न उसमें भी हैं। तो आप अपने तैयारी के लिहाज से उससे भी देख सकते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से उन सभी वीडियो को देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और फिर अगला वीडियो बहुत जल्द ही आएगा और इसके आप देखते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा।